चौपाल की बात न्यूज़ पॉइंट के साथ आज सड़क संसद में हम बात करेंगे। जो भाजपा का नैरेटिव है चुनाव से पहले, जो उनका पुराना एजेंडा था समाज को बांटने का, धार्मिक उन्माद फैलाने का, और चुनाव से पहले भाजपा ने फिर वही अपनी चाल चली है। अभी लोगों ने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का एक AI से नैरेटिव बनाया है, एक बयान बनाया है और वो वायरल किया है। सब समझ गए कि भाजपा इस विधानसभा चुनाव 27 का जो आने जा रहा है उसमें अपने पुराने एजेंडे को फिर लेकर आए हैं। झूठ, लूट और समाज को बांटने वाला जो एजेंडा भाजपा का हमेशा से रहा है, उस एजेंडे की तैयारी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से भाजपा उस एजेंडे को फिर लेकर आ गई है। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं CPI के राष्ट्रीय समिति के सदस्य कॉमरेड समर भंडारी। नमस्कार कॉमरेड भंडारी जी। हमारे सोशल एक्टिविस्ट बसंत पंत जी हैं, नमस्कार। हरजिंदर सिंह जी हैं, JDU पार्टी के नेता हैं। पाली जी हैं, हमारे ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए बहुत सक्रिय नेता हैं। तो सबसे पहले हम आज समर भंडारी से जानना चाहेंगे कि जो भाजपा का ये नैरेटिव आया है, जो पुराना उनका एजेंडा है समाज को बांटने का, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का, उस एजेंडे के तहत उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कुछ भी तजने के लिए तैयार है। उसका मुख्य एजेंडा है इस देश के अंदर सांप्रदायिक नफरत के आधार पर ध्रुवीकरण पैदा करना और उसको हथियार, AI को हथियार की तरह, सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करना और इसी आधार पर वो ध्रुवीकरण के आधार पर सत्ता पर बने रहने का षड्यंत्र करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ये निर्लज्ज और शर्मनाक तरीका है। राजनीति में विरोध तो होता है, हमारे राजनीतिक मतभेद, वैचारिक मतभेद होते हैं और हम उसके लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए इतना नीचे गिरकर राजनीति के मार्ग पर प्रशस्त होना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। लेकिन हम इस पर चिंता और दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भाजपा इससे मानने वाली नहीं है। वो अगर राजनीतिक लाभ होता है तो वो किसी भी स्तर तक जाकर उससे फ़ायदा उठाने का प्रयास करती है। बुनियादी सवाल जो के त्यों बने हुए हैं, बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, और अभी महात्मा गांधी के नाम पर जो रोजगार गारंटी थी उसको भी ख़त्म करके नई योजना लागू कर रहे हैं। इसलिए मज़दूरों के खिलाफ कानून जो 29 थे उनको बदल के 4 कोड ले आए। इस तरीके से किसानों के खिलाफ भी वो तमाम किसान विरोधी कानून लाए, लेकिन उनके ऐतिहासिक संघर्ष ने उन्हें घुटने पर बैठने पर मजबूर किया। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि ये षड्यंत्र का राजनीति में जो तौर तरीका है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो तौर तरीका है, जनता इसका आने वाले समय में करारा जवाब। हमारे बीच में हरजिंदर सिंह जी भी हैं, JDU के नेता हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनका इस संबंध में क्या कहना है। आज जो पूरे देश की राजनीति परिदृश्य में देखा जा रहा है, पहले जो राजनीति होती थी उसके जो मुद्दे होते थे वो विकास होता था, और ऐसे ही सामाजिक जो विकास के संबंध होते थे, मुद्दे वो होते थे। लेकिन आज जिस तरीके से समाज को बांट के राजनीति करने का ये ट्रेंड इस दौर में शुरू हुआ है, ये आने वाले समय में इस देश के अखंडता को और
जो हमारे संविधान में जितने भी समुदाय हैं सबको जो समानता का और धार्मिक और धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उसके लिए ये सारा माहौल जो है खतरे का संकेत है। और अगर यही चलता रहा तो आने वाले टाइम में जो संवैधानिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त होती नज़र आ रही है। और इस व्यवस्था का जो सूत्रधार लोग बने हुए हैं और समाज को हिंदू मुस्लिम और अन्य जातियों में जो बांटने का काम कर रहे हैं और इसी आधार पर चुनाव जीतने का जो उन्होंने फार्मूला अपनाया है, इस सबका जनता को पुरजोर विरोध करना चाहिए। और जो भी ऐसा करता है उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस देश के अंदर कोई भी समुदाय, कोई भी धर्म के लोग अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और देश की जो व्यवस्था है वो एक घातक परिस्थितियों में चली जाएगी और इस देश में जो शांति और कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और प्रत्येक नागरिक जो है अपने को असुरक्षित महसूस करने लगेगा। ये परिस्थितियाँ जो इस समय पैदा की जा रही हैं सही मायने में देश हित में नहीं है। अगर देश हित में कोई सोचता है तो इन चीज़ों का विरोध करना चाहिए और ऐसे करने वालों का सामाजिक और राजनीतिक तौर पे बहिष्कार होना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसी के साथ में सबसे अपील करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ इस पर गंभीरता से विचार करते हुए आने वाले समय में कभी भी कोई राजनीतिक गतिविधि हो, चाहे वो ग्राम स्तर से लेके लोकसभा स्तर तक कोई भी चुनाव हो, अगर इन चीज़ों को कोई आधार बना के चुनाव में उतरता है तो पूरी तरह से उसका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसी सरकार को और ऐसे राजनीतिक दल के व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो सबका सम्मान करे, सबको देश में समानता के अधिकार के तहत रखे और इस देश की शांति और राजनीतिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान का जो है पूरी तरह से सम्मान करें। ऐसे लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त। हमारे बीच में पंत जी भी हैं और पंत जी तो बहुत राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़े हैं और उनके परिवार ने तो इस आज़ादी की लड़ाई में बहुत बलिदान दिया है। उनसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिवेश है जिसमें समाज को बांटने की बात हो रही है, धार्मिक आधार पर चुनाव से पूर्व जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जो तकनीक का सहारा लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर अभी से भाजपा ने जो अपना एजेंडा तय किया है उस पर पंत जी का क्या कहना है? देखिए, वैसे सभी लोग यहाँ पर राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग ये परिचित हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उदय है, अभ्युदय है, जब आज़ादी के वक्त हिंदू महासभा का जो विचार था, फिर वो जनसंघ बनी और जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी के गठन 1980 के बाद और आज तक जो है वो एक सांप्रदायिक राजनीति का रहा है। उसने देश की जो सेकंड बड़ी पॉपुलेशन है, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच में उनका पूरा राजनीतिक जीवन उसी सांप्रदायिक एजेंडा को खड़ा करने का रहा है। और 2014 के बाद ये इतनी तेज़ी से देश में उन्होंने फैलाने की कोशिश करी है, झूठे वक्तव्य देकर, झूठे इतिहास को गढ़कर, और सरकार खुद कह रही है हम इतिहास का पुनर्गठन करेंगे। पुनर्गठन का मतलब इतिहास को झूठे रूप में प्रस्तुत करने की उनकी जो एक लंबी फहरिस्त उन्होंने तैयार करी है किताबों की, वो लोगों के घर घर तक संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है। एक जहर बो रही है वो समाज में, और ख़ास तौर पे हिंदू मुसलमान के इस पूरे सामाजिक जो ताना बाना था, जिसे हम गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, उसको नष्ट करने का एक वो पूरा खाका तैयार कर रही है। और आप जब देखेंगे अभी जो पिछले चुनाव थे, दिल्ली चुनाव से
जो पहले का वातावरण था उसमें पाकिस्तान पाकिस्तान आतंकवादी ये शब्द पूरे देश में चुनाव में उन्होंने फेंका और उस माध्यम से हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को चौड़ा किया। और दिल्ली चुनाव के बाद से आप देखेंगे एक नए शब्द आए, वो है घुसपैठिया। अब पाकिस्तान शब्द से उन्होंने पूरा चूस लिया है, अब उन्होंने घुसपैठिया शब्द का प्रयोग कर दिया है और उसी के आधार पर चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे जो अब बंगाल में होने वाला है उस चुनाव में घुसपैठिया शब्द का प्रयोग करके जनता को फिर बांटने का प्रयास कर रही है। और ऐसे ही उत्तराखंड में अब देखिए आप, अभी उन्होंने एक AI के माध्यम से एक डेवलप किया है, एक सीन क्रिएट किया है जिसमें यहाँ के जो कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सर्वमान्य नेता हरीश रावत जी, तो हरीश रावत जी को भी निशाना बनाना है और कांग्रेस को निशाना बनाना है, क्योंकि उनका एक चरित्र रहा है। जैसे राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी जी हों, हमेशा कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हरण करना, और यही जो है इस प्रदेश में चुनाव से पहले चरित्र हरण भी किया जा रहा है और अपनी सांप्रदायिक राजनीति के बीच को बोया भी जा रहा है। तो इसका कांग्रेस को भी इसके ऊपर विशेष तरीके से एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, कौन लोग हैं जो इस प्रकार का यहाँ वातावरण तैयार करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का, या कौन लोग हैं सिर्फ राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए सांप्रदायिक राजनीति को आगे लाना चाहते हैं। इस पर हम भी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं और इस तरीके की राजनीति को हराने के लिए एक संयुक्त विपक्षी प्रयास होने भी बहुत ज़रूरी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। देखिए, एक बात तो साबित हो गई, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनको हरदा कहते हैं, उनका फोबिया जो है वो भाजपा के सर पर हर बार बोलता है। पिछले चुनाव में तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दुष्प्रचार कर कर, नैरेटिव तय कर कर, झूठ फैलाकर भाजपा जीत गई थी, लोगों को गुमराह किया, और अब फिर AI के माध्यम से हरीश रावत जी का दुष्प्रचार वाला एक नैरेटिव फिर भाजपा ने गढ़ा है। और मैं समझता हूँ जनता भी समझ रही है कि ये नैरेटिव चुनाव से पहले जब ED CBI के साथ साथ अब AI को भी ले आई, तकनीक को भी भाजपा ले आई है। कहाँ SIR है, कहाँ CBI है, कहाँ इनकम टैक्स है, कहाँ ED है, और अब तकनीक को लेकर जो नैरेटिव तय किया जा रहा है चुनाव से पहले, उस नैरेटिव पर लोगों ने अपने विचार बहुत खुल के प्रकट किए हैं। हमारे बीच में ट्रेड यूनियन नेता हरिओम पाली जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इस संबंध में उनका क्या विचार है। धन्यवाद। आपने ठीक कहा कि आज जो सत्ता है, जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो इस बात को समझ रही है कि जो चुनाव होने वाला है अब विधानसभा का 2027 में, निस्संदेह कांग्रेस के साथ से उसको बड़ी चुनौती मिलने वाली है। और वो ये मान रही है और ये है भी कि उस चुनौती को खड़ा करने के लिए कांग्रेस के पास एक मजबूत काठी का आदमी है, जिसको जो पुराने मुख्यमंत्री रहे हैं हरीश रावत जी, इसलिए वो जानबूझकर उनके ऊपर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन पर अटैक कर रहे हैं। क्योंकि जो हरीश रावत है, उनकी जो सेकुलर छवि है, आम लोगों के बीच में जाकर काम करने की छवि है, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर पब्लिक को अपनी बात कहने और समझने की जो उनकी स्थिति है, उससे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, धामी सरकार है, उसके अंदर एक बड़ी बेचैनी है। क्योंकि हरीश रावत और उनकी जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बात को लगातार सवाल उठाती है कि जो पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो सवाल आपने खड़े किए थे, उन सवालों का जवाब वो मांगते हैं। वो कहते हैं कि बेरोजगारी के मामले में आपने क्या किया,
वो जब कहते हैं कि आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में कह रहे हैं, भू कानून के बारे में कह रहे हैं, आप एक तरीके से कह रहे हैं, आपने एजेंडा दिया था कि हम ज़मीन जिहाद की बात कर रहे हैं, और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये आज ही की बात नहीं है कि AI के जरिए एक सांप्रदायिक एजेंडा हरीश रावत जी के जरिए कहना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो यहाँ का वन क्षेत्र है जिसके अंदर गलत तरीके से धार्मिक क्षेत्र बन रहे हैं तो उनको हटाया जाए, तो इसी धामी सरकार ने सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर जो गैर हिंदुओं के खास तौर पर मुसलमानों की जो मज़ारें थी 120-130 उनको ढाया गया था एक षड्यंत्र के तौर पर कि ये मुसलमानों के खिलाफ। कुरौला की घटना आपके सामने है कि किस तरीके से जो 2 बच्चे आपस में भाग गए थे और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव खड़ा किया। इसके अलावा जिस तरीके से जो चल रहा है वर्तमान सरकार, क्योंकि जो चुनाव में जो वादे किए उनको पूरा करने की पूरी तरीके से विफल रही है। उपनल के कर्मचारियों का इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, कर्मचारियों के मामले में जो प्रोविडेंट फंड है, जो नई नौकरियों का सवाल है, उस पर सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था बनाने में पूरी तरीके से ये सरकार फेल हुई है। आज हम जहाँ बैठे हैं आप देखिए कि ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, वकील लोग हड़तालों पे हैं, तो सारे सवाल लोगों के बीच में खड़े हुए हैं और ये सरकार बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ी परियोजना के तहत एक और काम करने जा रही है जिस पर हमारा कहना है कि इंसानियत के आधार पर उसको हमको देखना चाहिए। इस देहरादून के अंदर 2 नदियाँ बहती हैं, एक रिस्पना नदी है, एक बिंदाल नदी। इस सरकार ने ये कहा है, सरकार के मुखिया ने कहा है कि एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको एलिवेटेड रोड कहा गया है कि रिस्पना नदी पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी पर 16 किलोमीटर का वो एक एलिवेटेड रोड बना रहे हैं, और जिसके अंदर इस देहरादून की जो हज़ारों सालों से बसी हुई बस्तियाँ हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उसमें या तो दलित जाति के लोग हैं या मुसलमान जाति के लोग हैं या गैर आप कहिए गैर पर्वतीय क्षेत्र के लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं, किसी तरीके से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, उनको सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पर उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है उनको कि हम कह रहे हैं कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाने ही है तो उससे पहले जो और प्रोजेक्ट आपने बनाए देहरादून में, यातायात की सुविधा उठाने के लिए आपने रिंग रोड को बनाया, उनको चौड़ीकरण किया, लेकिन उनका कोई हल आपको नहीं निकलता। तो इस बात की क्या गारंटी है कि एलिवेटेड रोड जब आप बनाएंगे, जब हज़ारों लोगों को आप यहाँ से पलायन करेंगे, उनकी जो बस्तियाँ हैं उनको उजाड़ेंगे, तो उसके बाद क्या है कि आप इस तरीके से इस शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारेंगे। क्योंकि जो ये सरकार है वो प्रधानमंत्री के एजेंडे पे चल रही है कि घाम तापो और मजा लो, राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब सत्ता चाहेगी छूट। मसूरी के अंदर घुमाना है, मसूरी के जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जो यहाँ की इकोलॉजी है, जो जंगल है, जो हरियाली है, उस पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तौर पर काम किया जा रहा है। कॉरपोरेट के जरिए इस यहाँ के जो वातावरण है उसको दूषित किया जा रहा है। औली की घटनाएँ हैं, जोशीमठ की घटनाएँ हैं, पहाड़ों के अंदर जिस तरीके से अभी बाढ़ आई है, तमाम चीज़ें हैं। ये सरकार उन पर बात नहीं कर रही है कि उस बाढ़ में आए कितने विनाशकारी लोगों को, जिनको सहायता मिलनी चाहिए थी, आवास मिलने चाहिए थी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उन पर काम किया जाए। ये सरकार एक सांप्रदायिक एजेंडे पे काम कर रही है। किसी तरीके से हिंदू मुसलमान को किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटी है उसको सीखा जाए। इसलिए हमारा कहना है कि वो जो तमाम लोग जो इंसानियत के तौर पर ये सोच रहे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी इस प्रदेश में रह रहा है, जो भी इस देश में रह रहा है, वो यहाँ का नागरिक है, उसको बराबर के अधिकार हैं। इस बात को लेकर जो चलने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बात होनी चाहिए कि वो मजबूती के संग खड़े हों, वरना जिस तरीके से हमारे साथी कह रहे थे कि आज मनरेगा से महात्मा गांधी को अलग किया गया है, उसी तरीके से इस देश की जो एक सामाजिक जो तहजीब थी, जो हमारा जो पुराना कल्चर था, गंगा यमुना का तहजीब थी, उस पर चोट करने की साजिश पूरी सरकार कर यही मुझे। देखिए, सड़क संसद में चौपाल के बाद न्यूज़ पॉइंट के साथ में एक बात तो सभी लोगों ने मान ली है कि भाजपा का जो एजेंडा है समाज को बांटने का, ध्रुवीकरण करने का, वो इसीलिए है कि अपनी असफलताओं को, अपनी विफलताओं को जो जनता के सामने सवाल हैं, चाहे महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, भ्रष्टाचार का हो, या आम जन की जो समस्याएं हैं, देहरादून और उत्तराखंड जहाँ भालू जानवरों के उत्पीड़न से भुगत रहा है, जहाँ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस सब से
जनता का ध्यान हटाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव भाजपा पुनः लेके आई है। भाजपा को ऐसा विश्वास है कि जैसे पिछले चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठा नैरेटिव गढ़कर उसने जनता को गुमराह कर पाया था, अब एक नई शुरुआत तकनीक के माध्यम से भाजपा ने किया है और ये सब लोगों का मानना है कि ये नैरेटिव आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण के नाम पर किया जाएगा। आज चौपाल में न्यूज़ पॉइंट के बाद